लिथियम तहरीर डॉक्टर हफीज़ुल हसन। आप इस वक्त जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हैं इसे तवानाई एक बैटरी दे रही है जो एक आपके फ़ोन में लगी है। इस बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया गया है। कमोबेश तमाम जदीद स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स में मौजूद बैटरियाँ लिथियम आयन बैटरियाँ हैं। लिथियम एक चांदी के रंग की दिखती धात है। ये पीरियाडिक टेबल का तीसरा अंसर है। पहले दो अनासर के बारे में वीडियो मौजूद है जो लिंक में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, जिसके मरकज़े में 3 प्रोटॉन और 3 से 4 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस धात को 1817 में स्वीडन के एक साइंसदान योहान अगस्त ने ज़मीन के अंदर मादनियात में से तलाश किया। तब से अब तक इसकी मांग में बतदरीज इजाफा हुआ है। 2020 तक दुनिया भर में लिथियम की खपत तकरीबन 56,000 टन थी। आज इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक कार्स में हो रहा है। मगर लिथियम आई कहाँ से? इस सवाल ने साइंसदानों को कई सालों तक चकराए रखा। मसला ये नहीं था कि लिथियम सितारों में बनता कैसे है, मसला ये था कि कायनात में जितना लिथियम मौजूद है वो सब जिन मालूम तरीक़ों से आया, इनसे इतना लिथियम नहीं बन सकता था। वो सिर्फ़ कायनात में कुल लिथियम का तकरीबन 20% बनता है। हम ये कैसे जानते हैं कि ये कुल लिथियम का 20% है? क्योंकि हम ये आसानी से जानते हैं कि निज़ाम शमसी में कितना लिथियम है जो मुख्तलिफ़ सैयारों और सैयारचों में है। तो हम चूँकि जानते हैं कि कायनात में कितने सितारे या सूरज हैं और सूरज से बड़े हैं, लिहाजा एक मोहतात अंदाज़े लगा सकते हैं कि कायनात में कितना लिथियम होगा। लिथियम से बड़े सैयारचों के पत्थरों से हम जानते हैं कि महज हमारी कहकशां में तकरीबन 1000 सूरजों के मास जितना लिथियम मौजूद है। और लिथियम के बनने के जो मालूम तरीक़े थे, इनसे इतना लिथियम नहीं बन सकता था। ये मालूम तरीक़े क्या थे? बिग बैंग के चंद मिनट बाद तक कायनात का दर्जा हरारत बेहद ज़्यादा था। इस दर्जा हरारत पर बहुत सी जगहों पर मौजूद प्रोटॉन्स फ्यूजन के अमल से गुजर कर हाइड्रोजन से हीलियम में तब्दील हुए। कायनात की कुल हीलियम का 25% ऐसे बना। इसके अलावा एक और धात के एटम भी बने, ये थी बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम दरअसल पीरियाडिक टेबल में लिथियम के बाद का अंसर है। इसके मरकज़े में 4 प्रोटॉन होते हैं। ताहम बिग बैंग के बाद बनने वाला बेरिलियम का आम एटम नहीं था, बल्कि इसका आइसोटोप था। किसी अंसर के आइसोटोप में इस एटम के सादा एटम की तरह प्रोटॉन की तादाद इतनी होती है, ताहम इसके अलावा इनमें इजाफी न्यूट्रॉन भी होते हैं। बेरिलियम आइसोटोप के मरकज़े में प्रोटॉन 4 होते हैं, ताहम इसके अलावा इसमें 3 इजाफी न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। सो बिग बैंग के आगाज़ पर बेरिलियम के 7 एटम काफ़ी तादाद में बने, जो बाद में डीके करके लिथियम में तब्दील हुए। ये हुआ पहला तरीका। ताहम इससे बनने वाले लिथियम की कुल मिकदार कायनात की कुल लिथियम का महज 8% बनती है। दूसरा तरीका, कायनात में मुख्तलिफ़ तरह के सितारे और ब्लैक होल कमोबेश रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने वाले ताकतवर तवानाई और एटमी ज़रात खारिज कर रहे हैं, जिन्हें हम काज़मिक रेज़ कहते हैं। ये ज़मीन पर भी हर रोज़ खरबों की तादाद में गिरते हैं। जब ये तवानाई से भरे तेज़ रफ्तार कदरे भारी अनासर के एटमों से टकराते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि ये इन्हें तोड़कर कई हल्के अनासर बनाएंगे, जिनमें लिथियम के एटम भी शामिल होते हैं। ताहम इस तरीके से बेहद कम लिथियम बनती है, जो कायनात के कुल लिथियम की मिकदार का मामूली सा हिस्सा बनती है। तीसरा तरीका क्या है? सूरज जैसे सैयारे जब अपने अंजाम के करीब होते हैं तो ये रेड जायंट बन जाते हैं, यानी ये कदरे ठंडे और अपने हुजम से कई गुना बड़े होने लगते हैं। ऐसे में इस तरह के सितारों की कोर में फ्यूजन के अमल से बेरिलियम 7 के एटम बन सकते हैं, जो बाद में डीके होकर लिथियम के एटम बनाते हैं। ताहम लिथियम एक नाजुक धात है और ये सितारों की कोर में शदीद दर्जा हरारत पर तबाह हो जाता है। यही वजह है कि आम सितारों में हीलियम कार्बन या ऑक्सीजन की तरह नहीं बन सकती, ये नहीं जमा हो सकती। ताहम इन रेड जायंट सितारों में एक ख़ास अमल होता है जिसमें इसकी कोर में मौजूद मवाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऊपरी तहों में आने लगता है, जो कदरे ठंडी होती हैं। और जब ये सितारे अपने मुकम्मल अंजाम को पहुँचते हैं तो इनकी बाहरी सतह पर मौजूद लिथियम खला में बिखर जाती है। ये हुआ तीसरा तरीका। इस तरीके से भी 10% लिथियम बन सकती है। तो बाकी 80% लिथियम कहाँ से आई?
یہ وہ سوال تھا جس نے سائنسدانوں کو پچھلے کئی دہائیوں سے چکرائے رکھا، تاہم 2020 میں یہ گتھی بھی سلجھ گئی۔ کائنات کا باقی 80% لیتھیم کہاں سے آیا؟ اس کا جواب بہت دلچسپ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ امکانات کی دنیا میں کائنات ایک حیرت کدے سے کم نہیں۔ ہمارا سورج نظام شمسی کا واحد ستارہ ہے، تاہم کائنات میں کئی ایسے ستارے ہیں جو اکیلے نہیں، ان کے گرد ایک اور ستارہ بھی گھومتا ہے، یعنی دو ستارے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں۔ انہیں بائنری سٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ستارے سورج جیسے یا سورج سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سورج جتنا یا اس سے کچھ بڑا اور دوسرا سورج سے کئی گنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان میں سے ایک سورج سے کچھ بڑا ہو اور دوسرا اس سے کئی گنا بڑا ہو تو جیسا کہ اوپر عرض کیا کہ سورج جیسے ستارے کے انجام پر یہ ریڈ جائنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ ریڈ جائنٹ پھر کچھ ارب سال بعد وائٹ ڈوارف ستاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہایت کثیف ستارے ہوتے ہیں جن میں فیوژن کا عمل رک چکا ہوتا ہے۔ ایسے ستاروں کی کور آکسیجن اور کاربن کے ایٹموں سے بھری ہوتی ہے، تاہم اگر ان ستاروں کے قریب دوسرا ستارہ ہو، جیسا کہ اوپر ذکر کیا بائنری سٹار سسٹم میں، تو یہ دوسرے ستارے سے گریوٹی کی مدد سے مواد گیسیں چرانے لگتا ہے، یعنی اس کے گرد گھومنے والے دوسرے ستارے کا مواد اس تک پہنچتا ہے، اور جب یہ مواد ایک خاص مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی اوپری سطح پر فیوژن کا عمل پھر سے شروع ہوتا ہے، جس میں کئی عناصر بنتے ہیں جن میں بیریلیم بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بیریلیم اس ستارے کے انجام پر نووا کی صورت پھٹنے سے خلا میں بکھر جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بیریلیم ڈیکے ہو کر لیتھیم میں تبدیل ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں نے زمین پر موجود فلکیاتی دوربینوں سے جب اس طرح کے بائنری سسٹم میں پھٹنے والے نووا کو دیکھا تو انہیں ان میں بیریلیم اور لیتھیم کے شواہد ملے۔ یہ وہ ممکنہ طریقہ ہے جس میں کائنات کا باقی 80% لیتھیم موجود تھا، تاہم لیتھیم کے ماخذ اس کے ستاروں میں بننے کے طریقے کے حوالے سے اب بھی ہم مکمل طور پر نہیں جانتے، اور ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ مختلف طرح کے ستاروں میں عناصر کے بننے کے ہمارے سائنسی ماڈلز کا نامکمل ہونا ہے۔ اس حوالے سے آج فلکیات کی دنیا میں بے حد تحقیق ہو رہی ہے، اور اگر کسی کو اس پر مزید تحقیق کرنے کا اور کائنات کے راز کھولنے کا شوق ہے تو سو بسم اللہ کریں۔ ممکن ہے اس مسئلے کو مکمل سمجھتے ہم بنیادی فزکس کی تھیوریوں کو بہتر بنا دیں، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے حوالے سے بہتر جان سکیں، اور ایٹم کو سمجھنے کے موجودہ سٹینڈرڈ ماڈل کو بہتر کر کے ایک بنیادی کائناتی تھیوری بنا سکیں جو سائنس کے صدیوں کے خواب کو پورا کر سکے، جو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اور کوانٹم میکینکس کو یکجا کرنے کا خواب ہے۔ تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔